Hello dear students. So next derivation of Ohm's law using drift speed या फिर drift velocity concept. Again important derivation and rather lengthy derivation and sometimes little overwhelming as well. I would not say complex, but sometimes overwhelming because there's so many steps involved. But to make it easier for you, I have broken this derivation into 4 different parts: part A, part B, part C and part D. So this kind of modularizes the derivation in smaller chunks, so it helps you grasp this or learn this little easier. And second thing is, sometimes the entire derivation is not asked, they just ask you one of these parts. So in both the sense, this division of part A, part B, part C, part D is very helpful. And if you refer the NCERT books and the way the other teachers are teaching it, it becomes a very lengthy monolithic derivation, and at the end when it comes in your exam, you don't know which part to write and which part to skip, right? So just stay tuned, easy one, let's do it part by part. What we are trying to do, we are trying to derive Ohm's law. ठीक है, Ohm's law क्या था हमारा भाई? Ohm's law हमारा था V is equal to IR. V is equal to IR, ये हमारा ओम्स लॉ था. अब हम इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आया मैथमेटिकली यूजिंग अ ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट. ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे अगेन एक कंडक्टर के साथ, ठीक है, जिसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, उसमें हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है. तो बेसिक चीजें अपनी ये E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ेगी. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, and rho is the resistivity of this wire. And let's add one more thing, R is the resistance of this wire. R is the resistance of the wire, which is very obvious, but sometimes some teachers are very picky on these things, right? Why did not write R? Okay. Anyways, so part A, मतलब पहला पार्ट इसका क्या है, हम ड्राइव करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. रिमेंबर दिस थिंग, sometimes you can get this also as a separate derivation, right? So in that case you have to just pick this part A part. ठीक है, so we are trying to derive a relation between drift velocity and electric field. ठीक है, तो अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? कहानी स्टार्ट होगी भाई रिलैक्सेशन टाइम से. between any two successive collision, जो हमारा टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं फॉर ऑल द कोलिजन्स, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या फिर जस्ट रिलैक्सेशन टाइम. 2 इलेक्ट्रॉन्स चला, फिर किसी फेलो इलेक्ट्रॉन से टकराया या किसी एटम से टकराया या किसी और पार्टिकल से टकराया, तो बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन जो इसको टाइम इंटरवल मिला उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. एक्चुअली नाम इसका रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन ये एक्चुअली है मूवमेंट टाइम, तो इन्हीं दो के बीच में वो मूव कर रहा होता है, तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ. ये हमारी डेफिनेशन. ठीक, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाई तो मूवमेंट शुरू हुआ, उसी से ड्रिफ्ट स्पीड उसी से आ रही है. तो यार ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ है? मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टार्ट क्यों हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक कि भाई अगर एक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो उसमें Q × E उस पर फोर्स लगता है, तो वही चीज यहाँ पे हो गई कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q मतलब E और इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है हमारे पे, E × E हो गई, सिंपल. अब एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पे जाकर फोर्स अपॉन मास मतलब E/m, तो एक्सेलरेशन आ गया. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पशन ले रहे हैं कि भाई 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन मूव कर रहा है. ठीक है, क्योंकि और कोई रीजन भी नहीं है इसको स्ट्रेट लाइन में जाने का. 2 सक्सेसिव कोलिजन में के बीच में उसके पास एक एक्सेलरेशन है विच इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, M इज कांस्टेंट. तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा. तो इसलिए हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं, तो हमने यूज कर ली भाई. V इज इक्वल टू U + AT. V क्या हो गई हमारी? मान लो जो हमारी स्पीड जो अटेन करेगा आफ्टर टाइम इंटरवल टाउ, जिसको हम बोल रहे हैं VD, ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि इसी एवरेज इसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो V की जगह लिख देंगे हम VD, जो उसकी फाइनल स्पीड है. ठीक है, जब वो कोलिजन के बाद स्टार्ट कर रहा है तो किस स्पीड से स्टार्ट करेगा भाई? कोलिजन हुआ, टकराया, तो मतलब इट लूजेस ऑल इट्स वेलोसिटी. तो
ऑल दीज थिंग्स आर ना थोड़ा सा assumptions भी हैं, इट इज सेफ assumptions यू कैन से, राइट। सो आपने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद जो है वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, तो यू तो जीरो हो गया। ए क्या है भाई, निकाल चुके पहले, E/m। टी मतलब क्या, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, टाउ, तो E/m टाउ आ गया भाई। तो आपका डेरिवेशन खत्म यहीं पे पार्ट ए का, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू E/m टाउ। कभी कभी बोलते हैं कि VD और E में क्या रिलेशन है, VD और E में डायरेक्ट रिलेशन है प्रोपोर्शनलिटी का। क्यों, क्योंकि VD बढ़ेगी प्रोपोर्शनली अगर E बढ़ेगा, क्योंकि E कांस्टेंट है, स्मॉल e कांस्टेंट है, चार्ज स्मॉल m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो हर कंडक्टर के लिए सेम है, अगर टेम्परेचर सेम रख रहे हो आप तो ये भी चेंज नहीं हो रहा। तो E स्मॉल e सेम है, m कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, तो VD और E में कैसा हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन हो गया। तो ये आपको बता दिया, जैसे कभी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यहाँ पे हमारा पार्ट ए हो गया, जब हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। हमारा पार्ट भी आता है, तो छोटा सा पार्ट है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको मालूम है कि हमको यहाँ से E हटाना है और पोटेंशियल डिफरेंस को पिक्चर बनाना है, तो सिंपल कहानी है, E इज इक्वल टू V/L, मालूम है वोल्ट पर मीटर, E इज इक्वल टू V/L। तो यहाँ से हमारे पास आ गया VD इज इक्वल टू E/V/L अपॉन m टाउ, खत्म कहानी। सो ये एक और रिलेशन आ गया, ड्रिफ्ट स्पीड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन, ठीक। तो ये हो गया पार्ट बी। अब हम चलेंगे अपने पार्ट सी, विच इज एक्चुअल ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ठीक। स्टार्टिंग कहां से होगी, जहां से हमने छोड़ा था इसको, VD इज इक्वल टू EV अपॉन LM टाउ, ठीक। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव किया है, जो बेसिक राइट कॉन्सेप्ट यूज करके VD इज इक्वल टू I अपॉन EN है, तो वो भी तो सही है। अगर ये ड्रिफ्ट स्पीड है तो ये भी तो ड्रिफ्ट स्पीड ही है, I अपॉन EN है, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब इक्वल हो गई। तो यहां से हमने क्या किया, I अपॉन EN इसको बराबर कर दिया EV अपॉन LM टाउ के। सिंपल, दो चीजें इक्वल को बराबर करना है बस, इसमें क्या दिक्कत, मैथ्स है तो फिजिक्स का आंसर, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल V यहाँ पे इधर ले लिया, बाकी सबको उधर डाल दिया। तो ये आप खुद से देखो, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, E और E मल्टीप्लाई होगा, तो m अपॉन n e स्क्वायर टाउ L बाई A, L ऊपर गया A नीचे था, तो L अपॉन A और ये I, V को यहाँ छोड़ दिया, बाकी सब इधर ले गया। देखो ये आ गया, लिखा मैंने थोड़ा अलग स्मार्टली लिखा है, पहले ये पार्ट लिखा, फिर ये पार्ट लिखा, फिर ये पार्ट, ठीक। लेकिन है ये चीज, आप सिर्फ इसको V को छोड़ के बाकी सब कुछ इस साइड में लेके आ रहे हो, तो ये आ गया। अब देखो कहानी बड़ी बढ़िया हो गई। अगर मान लो टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट है, तो भाई ना मास चेंज होने वाला है, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होने वाली है, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होने वाला है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी सेम रहने वाला है। तो ये सारी चीजें, एरिया और लेंथ, ये सब कांस्टेंट हो गए, राइट। तो मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है I के आगे, क्या ये कांस्टेंट है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि V जो है सम कांस्टेंट टाइम्स I? तो भाई ओम्स लॉ ने क्या बोला, ये तो बोला था कि भाई V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो हो गया ओम्स लॉ प्रूफ। कैसे प्रूफ हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसमें बेसिक देखो तुम, ये चीज कैसे पिक्चर में आ रही है, क्योंकि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है। एक बार नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, चार्ज एक्सेलरेशन यूज करके, और दूसरी बार नॉर्मल करंट का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो दोनों को सेम कर दिया और ये आ गया, ठीक। हो गया ये डेरिवेशन, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको इसको पार्ट बाय पार्ट लर्न करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से कहानी और आती है डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम पहुंच गए अपने टारगेट डेस्टिनेशन पे, एक छोटा स्टेप बाकी है। भाई जो ये कांस्टेंट है, ओम्स ने क्या नाम दिया था इसको? रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR तो बोला था, तो ये आगे जो लिखा हुआ बड़ा सा कांस्टेंट, इसको ओम्स ने क्या बोला? रेजिस्टेंस है। तो बस वहीं से आगे बढ़ाएंगे कहानी, डेरिवेशन फॉर रेजिस्टिविटी। तो ये हमने लिखा, फिर से यहां से हमने स्टार्ट किया था ये, तो यहाँ पे एंड किया था। तो अब देखो इसका मतलब है, इसको अगर हम V इज इक्वल टू IR से कंपेयर कर रहे हैं, V इज इक्वल टू I और ये R, तो इसका मतलब है जो बचा हुआ चीज लिखा है I के अलावा सब क्या है, ये R है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन n स्क्वायर टाउ L बाई A, करेक्ट बात। नाउ R को हम रो L बाई A भी तो लिखते हैं, R को हम रो L बाई तो लिखते हैं भाई, बेसिक फॉर्मूला है, रो रेजिस्टिविटी है L बाई A। तो इसका मतलब क्या हो गया, रो L बाई A इज इक्वल टू दिस थी, L बाई A हो गया, तो रेजिस्टिविटी बची आपकी m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। नाउ इस फॉर्मूले पे यूज करके हमने सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, कंडक्टर का बिहेवियर,
राइट। ये सब और एलॉयस का बिहेवियर हमने सब जो है डिस्कस किया क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले पे, राइट। ग्राफ, डिपेंडेंसी, रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर पे, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो जस्ट रिकॉल ऑल दोज डिस्कशंस, मेरे नोट्स आप रेफर कर सकते हो। यहाँ डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है। m/n e² टाउ इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।